हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कालचक्र इतिहास की यात्रा में मैं विक्रम सिंह स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है तीन राजवंशों के इर्द गिर्द घूमने वाला टॉपिक। दोस्तों, सम्राट हर्षवर्धन के बाद में जो 300 से 400 साल का जो कालखंड है वो इन तीन राजवंशों के इर्द गिर्द मुख्यतः घूमता है। लेकिन यह विडंबना ही कही जाएगी कि हमारे इतिहास विषय में इनके बारे में ज़्यादा कुछ स्कूल कॉलेजों में नहीं बताया जाता है। 300 से 400 साल का जो समय है वो बहुत बड़ा समय होता है। उस कालखंड में भारतीय राजनीति और इतिहास किस करवट लिए खड़ा रहा, यह जानना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। लेकिन यह जो टॉपिक है वो हमेशा भारतीय इतिहास में उपेक्षा का शिकार रहा है। लेकिन हम कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ेंगे। जो कोई भी टॉपिक किसी भी चैनल पर आपको नहीं मिलेगा वो भी हमारे इस चैनल पर जरूर मिलेगा। तो यह जो तीन राजवंश थे, गुर्जर प्रतिहार, पाल वंश और राष्ट्रकूट वंश, इन तीन राजवंशों में त्रिपक्षीय या त्रिकोणीय संघर्ष है वो लगभग 200 वर्षों तक चलता है। किसको लेकर? कन्नौज को लेकर। वो कन्नौज जिसको सम्राट हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी बनाकर राजनीति के केंद्र में ला खड़ा किया था। और सम्राट हर्षवर्धन के बाद में जो कन्नौज है वो राजनीति का एक केंद्र बिंदु बनकर उभरा था और संपूर्ण भारत या उत्तर भारत का स्वामी होने के लिए कन्नौज पर आधिपत्य जमाना जरूरी था। वैसे ही जैसे कि प्राचीन भारत में अर्थात गुप्त काल और उससे पूर्व के कालों में पाटलिपुत्र को जीतना जरूरी था। तो इस कन्नौज को लेकर तीन जो राजवंश थे जो भारत के अलग अलग क्षेत्रों में 8वीं शताब्दी के मध्य से उठ खड़े हुए थे, उन तीनों में इस कन्नौज को जीतने को लेकर 200 वर्षों तक संघर्ष चला था। अब इस त्रिकोणीय या त्रिपक्षीय संघर्ष को समझने से पहले हमें ये जो तीन राजवंश थे उनके बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि इनमें से कई बार प्रश्न है वो पूछे गए हैं। छोटे से छोटे एग्जाम से लेकर बड़े से बड़े एग्जाम तक, अर्थात RAS, IAS और जो स्कूल कॉलेज के जो लेक्चरशिप होते हैं उनमें भी पूछा जाता है, या छोटे मोटे जो एग्जाम होते हैं पटवारी वगैरह उनमें भी ये प्रश्न है वो पूछे जाते हैं। तो इनको हम मुख्यतः परीक्षा की दृष्टि से तीनों राजवंशों को पढ़ेंगे और इसके बाद में जो अगला हमारा वीडियो होगा वो इस त्रिपक्षीय संघर्ष को लेकर होगा। अर्थात इस टॉपिक पर, इन तीन राजवंशों पर हम 2 वीडियो बनाएंगे। तो पहला जो वीडियो है वो इन तीन राजवंशों के परिचय से संबंधित है, क्योंकि इनको समझे बिना त्रिपक्षीय संघर्ष है वो आपको समझ में नहीं आएगा, या आपको बहुत सारी जो दिक्कतें हैं और कंफ्यूजन है वो हो सकते हैं। तो हम बात करते हैं सम्राट हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद की। सम्राट हर्षवर्धन की जो मृत्यु है वो 447 ईस्वी में हो जाती है और उसके बाद का जो 100 वर्षों का काल है वो अंधकार में काल है। अर्थात उस समय किसका राज था, कौन राजा रहा, किसकी सत्ता रही, क्या हुआ, क्या राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक स्तर पर घटित हुआ, उसके बारे में हमें जो जानकारी है वो न के बराबर मिलती है। सम्राट हर्षवर्धन निसंतान थे, अर्थात उनकी मृत्यु के बाद में वर्धन वंश का अंत हो जाता है और उसके बाद में 100 साल तक अर्थात 750 तक हमें राजनीतिक रूप से कोई जानकारी है वो नहीं मिलती है, या यूं कहें कि यह अराजकता वाला काल था, जैसा कि हमें पाल वंश की उत्पत्ति को लेकर देखने को भी आगे मिलेगा। तो हम सर्वप्रथम बात करते हैं इन तीन राजवंशों के क्षेत्रों की, अर्थात इनका जो उद्भव है वो किन क्षेत्रों में हुआ। तो बात आती है कन्नौज पर। जो कन्नौज है उसका भौगोलिक वितरण जो है वो यहाँ है,
गंगा यमुना के दोआब में। गुर्जर प्रतिहार जो है उनका जो इलाका था वो ये वाला था। पाल का जो इलाका था वो ये वाला था। अर्थात हम ये समझ सकते हैं कि गुर्जर प्रतिहार और पाल जो है इनकी सीमाएं हैं वो आपस में मिल चुकी थी, अतः उनमें युद्ध होना भी अवश्यम भावी था। और जो राष्ट्रकूट वंश है उनका जो इलाका था वो ये दक्कन वाला इलाका था। जो भारत का पश्चिमी और उत्तरी पश्चिमी जो इलाका है उस पर, अर्थात गुजरात कह दो, राजस्थान कह दो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश कह दो, ये जो इलाके हैं उन पर गुर्जर प्रतिहारों का शासन था। फिर बंगाल, उड़ीसा वगैरह यह जो इलाके कह दो उन पर पाल वंश का शासन था। और जो दक्कन का इलाका था वहां राष्ट्रकूट वंश का शासन था। ये मैं नाम लिख रहा हूं जिससे आप इसको नोट कर सकते हैं कि किस वंश का कहां पर, कौन से इलाके पर शासन हुआ करता था। तो सर्वप्रथम हम बात करते हैं गुर्जर प्रतिहारों की। गुर्जर प्रतिहारों के बारे में जो हमें प्रथम शासक के रूप में जानकारी मिलती है वो मिलती है ग्वालियर प्रशस्ति से हरिश्चंद्र की। किसकी मिलती है? हरिश्चंद्र की। लेकिन हरिश्चंद्र एक छोटा मोटा शासक था। उसके बाद में जो प्रभावशाली शासक हैं वो हमें देखने को मिलता है, वो मिलता है नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट प्रथम ने अरबों से लोहा लिया था। ध्यान दीजिएगा, यह वो समय था जब भारत पर अरबों के आक्रमण हो चुके थे और अरबों का भारत की तरफ रुख है वो बढ़ रहा था, हो रहा था। तो जो आने का जो इलाका था उनके घुसने का वो वही इलाका था जहां गुर्जर प्रतिहार स्थित थे। तो सीधी सी बात थी कि गुर्जर प्रतिहारों से उनका वैमनस्य और युद्ध होना जरूरी था। अब इनका जो नाम ही है प्रतिहार, वो नाम ही द्वारपाल, जिसका अर्थ है, ये कहा भी गया है कि जिस प्रकार से सौमित्र लक्ष्मण ने प्रतिहार या द्वारपाल के रूप में अपने बड़े भाई श्री राम की रक्षा की थी, उसी तरीके से प्रतिहार शासकों ने द्वारपाल की भूमिका निभाते हुए अरबों से भारत को या अरबी आक्रमणों से भारत को मुक्ति दिलाई। और जो ग्वालियर प्रशस्ति है उसमें नागभट्ट प्रथम को मलेच्छों का नाशक कहा गया है। अर्थात मुसलमानों के प्रति इनकी जो नीति थी वो बहुत कड़क या टाइट थी। फिर उनके बाद में वत्सराज का शासन आता है। वत्सराज को गुर्जर प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ध्यान दीजिएगा, परीक्षा में यह प्रश्न आ सकता है कि गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था, तो उत्तर होगा हरिश्चंद्र। और अगर पूछा जाए कि वास्तविक संस्थापक कौन था, तो उत्तर होगा वत्सराज। तो वत्सराज जो है वो गुर्जर प्रतिहार वंश के वास्तविक संस्थापक थे। और वत्सराज के समय ही जो गुर्जर प्रतिहार पाल और राष्ट्रकूटों के बीच में कन्नौज को लेकर त्रिकोणीय या त्रिपक्षीय संघर्ष शुरू होता है, उसकी शुरुआत वत्सराज के समय में ही होती है। तो यह भी ध्यान दीजिएगा कि कई बार परीक्षाओं में पूछा जा सकता है कि किस प्रतिहार शासक के काल क्रम में या कालखंड में त्रिपक्षीय संघर्ष की जो शुरुआत है वो होती है, या त्रिपक्ष की शुरुआत करने वाले तीनों वंशों के कौन कौन से राजा थे। तो गुर्जर प्रतिहार का जो राजा था वो था वत्सराज, पाल वंश का जो राजा था वो था धर्मपाल, और राष्ट्रकूट वंश का जो राजा था वो था ध्रुव। ये तीन गुर्जर प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट जो तीन वंश हैं उनके तीनों शासक थे जिन्होंने त्रिकोणीय संघर्ष के प्रथम चरण में जो है शुरुआत की थी। इनके बाद में
आते हैं नागभट्ट द्वितीय। नागभट्ट द्वितीय ने अपने साम्राज्य को है वो स्थायित्व दिया। हालांकि त्रिपक्षीय संघर्ष में इनको हार का मुंह देखना पड़ा। इनके बाद में जो सर्वप्रसिद्ध शासक है गुर्जर प्रतिहार के, वो है मिहिर भोज। मिहिर भोज का जो शासन था वो 836 से लेकर 885 ईस्वी तक माना जाता है। मिहिर भोज भारत के महानतम शासकों में एक माने जाते हैं। इनकी उपाधि को लेकर परीक्षाओं में पूछा जा सकता है और कई बार पूछा जा चुका है कि मिहिर भोज की उपाधि कौन सी थी। तो मिहिर भोज की जो उपाधि थी वो थी आदि वाराह। यह आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा कि आदि वाराह की जो उपाधि है वो गुर्जर प्रतिहार शासक मिहिर भोज की थी। इनके बाद में हम अगर मिहिर भोज की ही बात करें तो मिहिर भोज ने पाल शासक और राष्ट्रकूट शासक दोनों को पराजित किया और अपने राज्य का विस्तार किया। यह सेनानायक के साथ साथ में विद्वान भी थे और यही कारण है कि बहुत सारे आख्यानों और दंत कथाओं में हमें राजा भोज के रूप में मिहिर भोज का जो उल्लेख है वो बहुत बार देखने को मिलता है। हालांकि भारतीय इतिहास में भोज जो शासक हैं वो ऐसा नाम है कि और भी हमें भोज के रूप में महान शासक आगे भी देखने को मिलेंगे, जैसे कि परमार शासक भोज। अब बात करते हैं महेंद्र पाल की। मिहिर भोज के बाद में महेंद्र पाल शासक बने, जिनका कालक्रम 885 से लेकर 900 ईस्वी था। इन्होंने परम भट्टारक, महाराजाधिराज, परमेश्वर आदि उपाधियां हैं वो धारण की। महेंद्र पाल का जो शासन है वो गुर्जर प्रतिहार के लिए शांति और समृद्धि का शासन रहा। इनके काल क्रम में या इनके राज शासन में गुर्जर प्रतिहार वंश की उन्नति हुई। इनके दरबार में एक विद्वान रहते थे जिनका नाम था राजशेखर, जो इनके राजगुरु भी थे। ध्यान दीजिएगा, जो राजशेखर थे वो महेंद्रपाल के दरबार में भी थे और उनके पुत्र महिपाल के राज दरबार में भी वो मौजूद थे, वो इनके गुरु थे। राजशेखर ने बहुत सारी पुस्तकें लिखी और उनको लेकर कई बार प्रश्न है वो पूछा जा चुका है। तो ध्यान दीजिएगा, राजशेखर की जो पुस्तकें हैं उनके नाम काव्य मीमांसा, कर्पूर मंजरी, विदशाल भंजिका, बाल रामायण, बाल महाभारत, स्त्री भुवन कोश, इस तरीके से उनकी जो किताबें हैं वो लिखी हुई थी, जिनको आप याद कर दीजिएगा। फिर उनके बाद में महिपाल के शासनकाल में भी राजशेखर है वो इनके साथ में थे। बगदाद यात्री अल मसूदी जो था वो महिपाल के शासनकाल में गुजरात की यात्रा पर आया था। यह भी प्रश्न कई बार पूछा जा सकता है या पूछा जा चुका है कि अल मसूदी जो बगदाद यात्री था उसने किस राजा के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी या गुजरात की यात्रा की थी। तो वो है गुर्जर प्रतिहार शासक महिपाल। महिपाल के बाद में जो बाद के शासक हैं वो शक्तिहीन और निर्बल शासकों की एक झड़ी लग जाती हैं। एक के बाद एक निर्बल और शक्तिहीन शासक आते हैं और 1018 ईस्वी में महमूद गजनवी कन्नौज पर आक्रमण करता है और उस वक्त गुर्जर प्रतिहार शासक राज्यपाल होता है, जिसको वो पराजित कर लेता है। और उसके अगले साल वो जब आक्रमण करता है तब गुर्जर प्रतिहार शासक त्रिलोचन पाल होता है, उसको भी वो पराजित करके कन्नौज को खूब लूटता है। तो गुर्जर प्रतिहार वंश का जो शासन है जो कि लगभग 300 वर्षों का शासनकाल रहा है। गुर्जर प्रतिहारों ने अरबी आक्रमणों से, मुस्लिम आक्रमणों से भारत की रक्षा द्वारपाल के रूप में की। यह उनके शासन का महत्व है और जो एक स्थायित्व है राजनीतिक रूप से वो उत्तर पश्चिम भारत में स्थापित किया। अब हम बात करते हैं पाल वंश की। तो हम देखते हैं कि सम्राट हर्षवर्धन का जो समकालीन
जो उनका शत्रु था शशांक, गौड़ शासक बंगाल में, उसकी मृत्यु के बाद में 100 साल तक वहां अराजकता और अंधकार का काल रहा। अभिलेखों में इस समय के लिए मत्स्य न्याय शब्द का उल्लेख आया है। मत्स्य न्याय से तात्पर्य है कि जैसे एक बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, वैसे ही जो शक्तिशाली व्यक्ति हैं या जो शक्तिशाली लोग हैं वो कमजोर लोगों का शोषण करते थे। तो इस मत्स्य न्याय की स्थिति से उभरने के लिए वहां के जनता ने, प्रजा ने एक गोपाल नामक सेना नायक को वहां का शासक बना दिया या शासक नियुक्त कर दिया, और यह 750 में उसको किया, और इसका शासनकाल है वो 770 तक रहा, 750 से 770 तक। तो पाल वंश के संस्थापक की अगर बात आती है तो वो है गोपाल। पाल वंश के जो शासक हैं वो बौद्ध थे। इस बात की तरफ आप ध्यान रखना कि उनका जो धर्म था वो बौद्ध था, और उन्होंने बौद्ध धर्म को राज्याश्रय भी दिया। इनके बाद में, गोपाल के बाद में जो अगला जो शासक होता है धर्मपाल, जिसका शासनकाल 770 ईस्वी से लेकर 810 ईस्वी अर्थात 40 वर्षों तक रहा। धर्मपाल को अभिलेखों में उत्तरापथ स्वामी और परम सौगात कहा गया है। धर्मपाल के ही काल में विक्रमशिला और सोमपुरी नामक विहारों की स्थापना हुई थी। यह परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि विक्रमशिला विहार की जो स्थापना है, विक्रमशिला ध्यान दीजिएगा, विक्रमशिला जो है एक तक्षशिला और नालंदा की तरह ही बहुत बड़ा विश्वविद्यालय हुआ था, उसकी जो स्थापना है वो धर्मपाल के काल में हुई थी। यह प्रश्न पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जा सकता है, क्योंकि विक्रमशिला भी नालंदा के बाद में एक महत्वपूर्ण विहार और विश्वविद्यालय रहा है। तो इसकी जो स्थापना है वो धर्मपाल के काल में हुई थी। धर्मपाल को अपने समकालीन शासक ध्रुव और वत्सराज से हार का मुंह देखना पड़ता है त्रिकोणीय संघर्ष के अंतर्गत। उसके बाद में जो शासक बनते हैं वो बनते हैं देवपाल। देवपाल को पाल वंश के सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली शासक के रूप में देखा जाता है। देवपाल का जो काल खंड था वो था 810 ईस्वी से लेकर 850 ईस्वी तक का। देवपाल के शासनकाल में पाल वंश की समृद्धि चहुं ओर फैल गई। हालांकि देवपाल को भी अपने समकालीन राष्ट्रकूट और प्रतिहार शासकों से हार का मुंह देखना पड़ा। देवपाल ने परम सौगात की उपाधि धारण की थी, और देवपाल के ही शासनकाल में ओदंतपुरी नामक विहार की स्थापना होती है। ध्यान दीजिएगा, ओदंतपुरी नामक विहार की स्थापना देवपाल के शासनकाल में होती है। देवपाल के बाद में अयोग्य और निर्बल शासकों की एक झड़ी सी लग जाती है, क्योंकि देवपाल का जो शासनकाल है वो 850 ईस्वी में खत्म हो जाता है, और उसके बाद में लगभग 90 साल तक, 90 से भी ज्यादा 140 साल तक हम कहें कि वहां पर अयोग्य शासक एक के बाद एक आते रहते हैं। और फिर महिपाल नाम का शासक आता है जो 988 ईस्वी में पाल वंश का शासक बनता है, जो कि योग्य शासक था, और इसको पाल वंश का द्वितीय संस्थापक माना जाता है। ध्यान दीजिएगा, पाल वंश का द्वितीय संस्थापक कौन था यह अगर पूछा जाए तो वो था महिपाल। महिपाल के बाद में वापस अयोग्य शासकों की एक झड़ी सी लगती है, और अंतिम जो शासक था पाल वंश का वो था रामपाल। संध्याकर नंदी ने एक पुस्तक लिखी है रामपाल चरित। तारानाथ का यह कहना है कि यह रामपाल चरित का जो रामपाल है वो ही पाल वंश का अंतिम शासक था, और रामपाल जो शासक था उसके शासनकाल की महत्वपूर्ण घटना थी केवरतों का विद्रोह।
और इसके बाद में पाल वंश का अंत हो जाता है। पाल वंश जो है उसने भारत पर लगभग 400 वर्षों तक शासन किया और जो पूर्वी भारत है उसको एक स्थायित्व दिया। बौद्ध धर्म को लेकर वहां हमें एक जो सांप्रदायिक जो उन्नति है वो देखने को मिलती है। और जो दाय भाग, एक काव्य ग्रंथ है दाय भाग, उसका जो रचयिता था जिमूत वाहन, वो पाल शासकों के ही राज दरबार में विद्वान हुआ करता था। इसके अलावा बौद्ध भिक्षु, संत रक्षित, अतीश वगैरह जो नाम है वो भी हमें पाल वंश के शासकों के शासनकाल में देखने को मिलते हैं। तो पाल वंश का जो महत्व है वो यही है कि उसने जब भारत का जो पूर्वी हिस्सा था उसको स्थायित्व प्रदान किया और बौद्ध धर्म का संरक्षण और पोषण किया। आगे हम बात करते हैं राष्ट्रकूट वंश की। हमें अशोक के अभिलेखों में रथिकों का उल्लेख देखने को मिलता है। सातवाहनों के अभिलेखों में जैसे कि नाना घाट का अभिलेख, उसमें हमें मराठियों का उल्लेख देखने को मिलता है। और इसी से विद्वान लोग यह अनुमान लगाते हैं कि रठिक और मराठों से ही राष्ट्रकूट जो शब्द है वो निकला है। तो इसकी जो स्थापना है वो दंतिदुर्ग नामक एक व्यक्ति ने की थी, जो कि चालुक्यों का एक सामंत हुआ करता था। इसने 752 ईस्वी में राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की और एक जो जगह है जिसका नाम है मान्य खेत, मान्य खेत में उन्होंने अपनी राजधानी है वो स्थापित कर दी। दंतिदुर्ग के बाद में उसका चाचा कृष्ण प्रथम शासक बनता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंतिदुर्ग ने या दंती वर्मन ने की थी, दोनों नाम थे। यह परीक्षा में पूछा जा चुका है, आगे भी पूछा जा सकता है कि राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी, तो दंतिदुर्ग या दंती वर्मन ने की थी, यह एक प्रश्न बनता है। उसके बाद में दंतिदुर्ग का चाचा कृष्ण प्रथम है वो शासक बनता है, जो कि भारत के महानतम निर्माताओं में एक माना जाता है। क्योंकि एलोरा जो कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है, एलोरा की गुफाएं, अजंता एलोरा के शामिल जो नाम चलते हैं उसमें जो एलोरा की सबसे सुंदर गुफा या मंदिर गुफा माना जाता है वो है गुफा नंबर 16, जो कि भगवान शिव का मंदिर है और उसका नाम है कैलाशनाथ मंदिर। क्या नाम है? कैलाशनाथ मंदिर। यह एलोरा की 16 नंबर की गुफा है और इसको अगर देखें या इसकी भव्यता की तरफ हम ध्यान दें तो ऐसा लगता है कि यह मानवों द्वारा निर्मित नहीं हो सकता, जैसे कि इसको देवदूतों ने स्वर्ग से आकर बनाया हो। यह एक प्राकृतिक पत्थर था या प्राकृतिक पहाड़ था जिसके ऊपर चढ़कर शिल्पियों ने ऊपर से उस पहाड़ को काटना शुरू किया और एक मंदिर का, एक भव्य मंदिर का रूप दिया। इसमें बाहर से कोई भी पत्थर नहीं लाया गया है और जोड़ने वगैरह की कोई सामग्री नहीं लाई गई है। प्राकृतिक पहाड़ को ही काट छाट कर इस तरीके का मंदिर बनाया गया है। और एक अभिलेख से हमें यह देखने को मिलता है कि कैलाशनाथ मंदिर को बनाने के बाद में उसको जो बनाने वाला था उसने दांतों तले उंगली दबाते हुए यह कहा कि यह मैंने कैसे बना दिया। तो कैलाशनाथ का जो मंदिर है, कभी एलोरा जाए तो आप देखिएगा, बहुत ही सुंदर और भव्य मंदिर है जिसको कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। तो यह प्रश्न है वो बहुत बार पूछा जा चुका है, आगे भी पूछा जाएगा, क्योंकि कैलाशनाथ मंदिर का अपने आप में एक अलग ही महत्व है। उसको देखते हुए उसके निर्माता के बारे में प्रश्न है वो बार बार पूछा जाना लाजिमी है। तो यह पूछा जाएगा कि कैलाशनाथ का मंदिर किसने बनवाया था, तो वो था
राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम का शासनकाल जो था वो 756 में वो राजा बनता है। उसके बाद में 780 ईस्वी में ध्रुव जो है या धारावर्ष जिसको कहा जाता है वो शासक बनता है राष्ट्रकूट वंश का। ध्रुव है वो ऐसा शासक था राष्ट्रकूट वंश का जिसने उत्तर की राजनीति में रुचि ली और त्रिपक्षीय संघर्ष में अपने कदम को बढ़ाया और वहां जाकर उसने गुर्जर प्रतिहार शासक वत्सराज और पाल वंशीय शासक धर्मपाल दोनों को पराजित किया। और वत्सराज को तो बुरी तरीके से पराजित किया, लेकिन अपने राजनीति की या अपने राजधानी की जो राजनीतिक स्थितियां थी उनको देखते हुए उसको वापस जल्द ही अपने राजधानी की तरफ लौटना पड़ा। तो इससे उसकी यह जीत है वो अल्पकालिक सफलता ही सिद्ध होती है। उसके बाद में आता है गोविंद तृतीय। इसने भी त्रिपक्षीय संघर्ष में अपनी समकालीन दोनों शक्तियों को पराजित किया। गोविंद तृतीय में आत्मविश्वास, सेनानायक के गुण और उसका जो जोश है वो उसको एक अलग ही महत्व देता है। उसने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत को जीत लिया था। ऐसा कहा जाता है कि उसके घोड़े बिना शत्रु देशों की सीमा में प्रवेश किए बिना कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक दौड़ सकते थे। और इसने अपने राज चिन्ह में गंगा और यमुना के प्रतीक हैं वो लगवाए थे। उसके बाद में गोविंद तृतीय का पुत्र अमोघ वर्ष शासक बनता है। यह जब शासक बना उस वक्त अल्प वयस्क ही था, लेकिन इसकी जो रुचि है वो अपने पूर्वजों की तरह युद्धों में नहीं थी। युद्धों की अपेक्षा शांति और साहित्य व धर्म में थी। यह साहित्यकार भी था। उसने खुद ने कन्नड़ भाषा में कविराज मार्ग नामक एक ग्रंथ की रचना की। यह भी परीक्षा में पूछा जा चुका है कि अमोघ वर्ष ने कौन से ग्रंथ की रचना की, तो उस ग्रंथ का नाम है कविराज मार्ग, जो कि कन्नड़ भाषा में था। और उसकी राजसभा में विद्वान रहते थे, जैसे कि आदि पुराण का जो लेखक था जीनसेन, गणितसार संग्रह का लेखक था महावीराचार्य। यह जो अमोघ वर्ष है वो बाद में जैन धर्म को अंगीकार कर लेता है। हालांकि हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म के प्रति भी उसकी जो नीति है वो सहानुभूति पूर्ण रहती है। उसके बाद में इंद्र तृतीय, जो कि राष्ट्रकूट वंश के महानतम शासकों में एक माना जाता है, वो शासक बनता है। वो कन्नौज पर आक्रमण करता है और कन्नौज को तहस नहस कर देता है और उसको लूट लेता है। उसके बाद में जो अंतिम शासक है राष्ट्रकूट वंश का वो है कृष्ण तृतीय। वो अपने आसपास के जितने भी राज्य क्षेत्र होते हैं उन सभी से युद्ध करता है, जिसके कारण उसके जो बाद में आने वाले जो शासक हैं उनको बहुत कठिनाई देखनी पड़ती है। यह रामेश्वरम तक जो अपनी जीत का डंका है वो बजाता है और रामेश्वरम में कुछ मंदिरों का भी निर्माण करता है। तो राष्ट्रकूट शासकों की भी अगर बात करें तो उनका भी एक लंबे काल तक शासन है वो चलता है। हम तीनों वंशों की बात करें अर्थात गुर्जर प्रतिहार वंश, पाल वंश और राष्ट्रकूट वंश, तो इन तीनों का अमूमन 300 से लेकर 400 वर्ष तक शासन है वो चलता है। 200 वर्ष तक तो इनमें आपस में युद्ध ही चलते हैं कन्नौज को जीतने को लेकर। यह जो कालखंड है वो एक लंबा कालखंड है। तो उस लंबे कालखंड में घटने वाली ऐतिहासिक घटनाओं को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो यह विषय जो है वो अपने आप में यूं भी महत्वपूर्ण है। आज का आपका टॉपिक यही समाप्त होता है। धन्यवाद।